चलिए देखिए, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम लेकर के फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो गए हैं और ये क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बनता है। और यह क्वेश्चन जो है सो लगभग प्रत्येक साल यह क्वेश्चन आ ही जाता है बोर्ड एग्जाम में और 5 अंक तक का पूछा जाता है। यदि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से सीख जाते हैं तो यकीन मानिए 5 अंक आपका अपना हो जाएगा आज के बाद, अगर इसको अच्छे से सीख जाते हैं तो। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, हम उसके बारे में थोड़ा सा बातें करते हैं और उसके बाद इसको हल करके हम आप लोगों को सिखाते हैं। जैसे कि देखिए हम लिखे हुए हैं कि ये तो प्रमेय, कौन सी प्रमेय है? थेल्स प्रमेय। इसको क्या बोलेंगे? थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं, है ना, इसी को थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय भी इसको कहते हैं, प्रमेय 6.1 भी कहते हैं। थेल्स प्रमेय क्या होता है? तो देखिए इसमें कहेगा कि थेल्स प्रमेय को लिखकर साबित करें। एक तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि थेल्स प्रमेय को लिखकर साबित कीजिए, दूसरा ये आ सकता है कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन देगा और कहेगा इसे साबित करने के लिए। क्वेश्चन क्या रहेगा? देखिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। या तो क्वेश्चन यही दे करके उसके बाद कहेगा इसको सिद्ध करने के लिए, या फिर दूसरा क्वेश्चन क्या देगा कि थेल्स प्रमेय को लिखकर साबित करें, ऐसे भी दे सकता है। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि जब 2 अंक का पूछने का होता है ना, तो उसमें डायरेक्ट इसका परिभाषा ही पूछ लिया जाता है कि थेल्स प्रमेय को लिखें, और 2 अंक का क्वेश्चन जैसे यहाँ पे देखने को मिल जाता है अगर इतना ही कहेगा केवल लिखने के लिए। तो आज हम उसको लिखकर और उसके बाद इसको साबित करके भी सिखा रहे हैं। चलो देखो, तो जब लिखकर कहेगा ना, लिखकर साबित करने के लिए, तो थेल्स प्रमेय ये होता है जो कि हमने यहाँ पे परिभाषा ऑलरेडी लिखे हुए हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, हम मान लिए कि ABC एक त्रिभुज है, मान लिए ही कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें कहता है एक भुजा के समांतर, तो वो भुजा हम मान लेते हैं कौन सी है? तो BC है। अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो अन्य भुजा कौन बचेगा? BC को तो हमने मान लिए हैं समांतर इसके होगा, तो अन्य भुजा बच जाता है एक AB और एक AC। तो इन दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए तीसरी कोई रेखा खींची जाएगी, तो ये अन्य भुजाएं या अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए, क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये तो समझ में आ गया कि एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं, ये सिद्ध करना है। अब हम लोग इसको सिद्ध करने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए लिखेंगे, यहाँ से दिया है, अब मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ से हम बनाना शुरू करते हैं और बारीकी ढंग से सीखिए क्योंकि 5 अंक की सवाल है। अगर बढ़िया सीख जाते हैं तो 5 अंक तक आ जाएगा, आपका अपना हो जाएगा 5 अंक। चलिए देखिए, लिखेंगे दिया है ABC एक त्रिभुज है, एक क्या है? त्रिभुज है, जिसमें भुजा BC के समांतर, भुजा BC के समांतर एक रेखा यहाँ पे मान लेते हैं DE खींचा गया है। तो यहाँ पे पहले हम इसको बना भी लेते हैं कि यहाँ पे DE जो है इसको खींचा गया है, क्योंकि यही DE जो है वो अन्य दो भुजाएं AB और AC को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है और तीसरी भुजा के समांतर हो रही है, जो कि इस कथन से भी देखने को मिलता है। तो DE हो गया, तो हमने क्या लिखे कि BC के समांतर एक रेखा DE खींचा गया है, जो क्या लिखेंगे इसके बाद? जो भुजा AB को बिंदु D और भुजा AC को बिंदु E पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है। तो इतनी बातें जो है देखिए, हम हर एक बातों को लिखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जब तक आप पूरी बात को लिख करके नहीं दीजिएगा ना तो 5 अंक ऐसे ही नहीं मिल जाता है। किसी बच्चे का अपने आप में पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि हम जो है इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से सवाल को हल करके आए हैं, लेकिन जब उसका जो है सो नंबर का काउंटिंग किया जाता है तो उसका नंबर जो है सो कुछ घट के आ जाता है। ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि सवाल को बनाने के लिए जितनी बातें उनमें लिखना चाहिए, जो जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इन सवालों को बनाने के क्रम में, उन चीज़ों को देते ही नहीं है और डायरेक्ट जो है सो बम दहीन करके इसको बनाना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण नंबर कट जाता है। 5 अंक की जगह पर 3-4 नंबर दे करके रह जाता है, वहाँ पे 1-2 नंबर कट जाता है। तो आप लोगों को ऐसा नंबर ना कटे, इसलिए फुल मार्क्स दिलाने के लिए इनकी जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो भी बातें हैं, उन सारी बातों को लिखना जरूरी है। चलिए देखें, तो ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर एक रेखा D खींचा गया है, जो भुजा AB को बिंदु D और भुजा AC को बिंदु E पर काटती है। इतना बातें लिख लिया। अब उसके बाद देखिए सिद्ध करने के लिए क्या कहता है, तो उसको देखेंगे। लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो आप यहाँ पर क्या करता है, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो एक ही अनुपात कहने का मतलब ये हुआ कि इसका हाफ डिस्टेंस अपॉन इसका हाफ डिस्टेंस, मतलब ये हुआ कि AD बटा DB बराबर होना चाहिए किसके, इधर से AE, इधर से AE अब बटा इसका AC। ये बात हमें यहाँ पे क्या करने के लिए कह रहा है, तो प्रूव करने के लिए कह रहा है कि ये भुजाएं जो है वो एक ही अनुपात में विभाजित होती है, मतलब AD बटा DB इक्वल टू AE बटा AC, ये हमें प्रमाणित करना है। और इस चीज़ को प्रमाणित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रचना की आवश्यकता पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, रचना। क्या कर लेंगे, रचना। रचना से हम क्या कर लेते हैं कि इस भुजा पे देखो, त्रिभुज का जब क्षेत्रफल लिखते हैं ना, तो उसमें क्या आता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो इसमें आधार तो ऑलरेडी है लेकिन ऊंचाई नहीं है, तो ऊंचाई को हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, मान लेंगे रचना के द्वारा। तो क्या करेंगे, हम मान लिखेंगे, चूंकि बिंदु D से DM, यहाँ से ले लो, D से DM और E से EN, E से EN, और फिर क्या कहेंगे, B को E से मिलाया और D को C से मिलाया। इतनी बातों की रचना करना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिंदु D से DM लंब, ये उल्टा T लिख देते हैं, तो इसका सिंबल क्या होता है, लंब का। ये किसका सिंबल होता है, लंब का। लंब का मतलब होता है कि सीधा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है वो। तो DM लंब किस पर डाला गया है, DM लंब। तो यहाँ से भुजा का नाम क्या देख रहे हैं, AC, तो पूरा AC पे डाला गया है, तो AC भी हम इसको लिख सकते हैं। तो DM लंब AC तथा बिंदु E से EN लंब, लंब का सिंबल फिर से ऐसा किस पर, EN किस पर डाला गया लंब, भुजा पर। यहाँ से देखिए A और B है, ये पूरा भुजा, तो क्या कहेंगे, AB डाला, AB डाला। और क्या किए हैं, तो B को E से तथा D को C से मिलाया। क्या कर दिया, इसको मिलाया। रचना में आपको इतनी बातें जो है सो लिखना है। इतनी बातें देखिए, ये सारी बातें इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि यही सब इसकी सुंदरता को बढ़ाता है। जिस प्रकार से एक लड़की की सुंदरता, उसकी श्रृंगार और उसकी और भी जो 16 श्रृंगार होती है, सारी चीज़ मिल जाने के बाद उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार से एक सवालों को बनाने के लिए अगर आप इतनी सारी बातों को मेंशन करते हैं तो यकीन मानिए इस सवाल की सुंदरता बढ़ता है। और सुंदरता जैसे ये बढ़ता है तो जो इसको चेक करने वाले शिक्षक होंगे वो दिल खोल के 5 अंक देंगे। अगर इतना नहीं सुंदरता बढ़ाते हैं तो उसी वक्त जो है सो शिक्षक का मन छोटा हो जाता है और कुछ नंबर काट लेते हैं। तो आप लोगों का नंबर ना कटे इसलिए हम इतनी सारी बातों को मेंशन कर करके चल रहे हैं ताकि आपका पूरा में पूरा अंक आए। यहाँ तक हमने सीख लिए। अब इसके बाद हम इसको प्रमाण करते हैं। क्या करते हैं, इसको प्रमाण करते हैं। प्रमाणित करने के लिए हम आगे की ओर बढ़ चुके हैं। प्रमाण देखिए, सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। तो इस हिसाब से जो हम देखते हैं तो क्या कर सकते हैं कि त्रिभुज ADE, एक त्रिभुज देखो ADE, इस त्रिभुज को लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, त्रिभुज ADE में एरिया ऑफ, इसको एरिया कहते हैं, एयर फॉर एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसी का नाम देंगे ADE इक्वल टू हाफ ऑफ, यानी कि 1/2
आधार गुने ऊंचाई, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, देखो ए डी ए, तो इस पर जो है सो लंब ये डाल रहा है ई एन, लंब क्या डाल रहा है ई एन, और आधार कौन हो जाएगा इसका, तो ए डी, तो हम क्या लिखेंगे ए डी अगुने लंब इसका ई एन, तो ई एन डाल दिया और इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देंगे। इसी प्रकार क्या इसको हम और भी कह सकते हैं, जैसे ए डी ई हो गया और इसी आधार पर एक दूसरा त्रिभुज बन रहा है जिसका नाम बी डी ई है, क्या है बी डी ई है। तो इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो बी डी ई चला है तो आधार इसका यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ से बी डी। अच्छा, इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो देखिए इस ट्रायंगल में तो ऊंचाई नहीं मिल रहा है, लेकिन ये जो हमने ई एन लंब ए बी जो डाले हुए टोटल, यही लंब इस त्रिभुज के लिए भी काम करेगा। तो इसका लंब भी क्या लिखेंगे ई एन, और इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हम कहेंगे चूंकि समीकरण 1 तथा 2 को, हाँ यहाँ से देखिए इसमें नीचे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, हम इसको ऊपर की ओर लिखते हैं। समीकरण 1 और 2 में भाग लगाना है यहाँ पे, तो यहाँ से हम इसको बना लेते हैं समीकरण 1/2, समीकरण 1/2, 1 में 2 से भाग लगा देते। जब इसमें भाग लगेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, थोड़ा छोटा छोटा करके लिखते हैं, देख लीजिएगा, थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, ए डी ए बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका क्या है बी डी ए इक्वल क्या हो जाएगा, इधर से 1/2 और उसकी कितना है ए डी अगुने ई एन, ए डी गुने ई एन बाय इसका क्या हो जाएगा 1/2 बी डी अगुने ई एन। अब इसमें जब भाग लगेगा तो 1/2 से 1/2 कटेगा, ई एन से ई एन कट जाएगा, तो बचा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी, और इसको कह देना इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। जिस प्रकार से हमने आधार को ए बी की तरफ से 2 त्रिभुज लिए थे ए डी ई और दूसरा लिए थे बी डी ई, ठीक उसी प्रकार से अब आधार जो है सो ए सी के तरफ से 2 त्रिभुज फिर से लेना है, जिसमें ए ई डी कहेंगे या फिर इसको ए डी ई भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो क्या लिखेंगे अब, त्रिभुज या फिर डायरेक्ट लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल होगा हाफ ऑफ, इसका आधार यहाँ से ए ई आने वाला है और इसका जो शीर्षलंब होगा डी से एम तक, तो यानी कि डी एम इसका शीर्षलंब हो जाने वाला है, ठीक उसी प्रकार से। तथा एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें क्या कहेंगे, तो नीचे से आ जाएगा तो कहेंगे सी ई डी या फिर डी ई सी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी ई सी इक्वल हो जाएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, और इसका आधार क्या हो जाने वाला है, तो EC हो जाएगा, क्या हो जाएगा EC हो जाएगा, तो ये लिखेंगे EC आगुने इसका भी शीर्षलंब क्या हो जाएगा, तो वही DM जो है ऊपर के ट्रायंगल के लिए था, वही DM जो है नीचे के लिए भी लंब का काम करेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे DM। उसके बाद दोनों में भाग लगा देते हैं, तो भाग लगाने के बाद क्या कहेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल हाफ ऑफ AE इंटू DM, और फिर इसमें भाग लग जाएगा किससे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू 1/2 EC गुने DM। दोनों में दोनों, अब इसको काटिए, जो कट रहा है उसको काटना, जिस प्रकार से यहाँ पे काटे थे ना उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 1/2 से 1/2 कट रहा है, DM से DM कट रहा है, तो बचा क्या, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल, या फिर इसको पहले बटा कर लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, और फिर बराबर में यहाँ से बच रहा है AE बटा AC। यहाँ से देखिए हमने जो इक्वेशन मान के चले थे ना, इक्वेशन मान के भी बना सकते हैं, अगर डायरेक्ट बनाना चाहें तो डायरेक्ट भी इस प्रकार से बना सकते हैं। तो ऊपर से हमने इक्वेशन माने थे, यहाँ से हमने इक्वेशन नहीं माने हैं, तो इसका मतलब है कि हम दोनों को एक समान करने की कोशिश करते हैं।
3 तक हो गया था तो इसको हम 4 कर देते हैं, इसको हम 5 कर देते हैं और उसके बाद इसको हम 6 कर देते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ तक बातें समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब इसके बाद बिल्कुल ही आसान है, हम क्या लिखेंगे, चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ से देखिए अगर हम समीकरण 3 यहाँ से 3 और यहाँ से 6 इन दोनों से चलेंगे तो इसका जो है सो पार्ट्स को अगर हम LHS वाला को बराबर दिखा दें, LHS वाले भाग को बराबर दिखा दें तो फिर तो हम स्वाभाविक रूप से कह सकते हैं कि इसका RHS वाला इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही RHS वाला इक्वल हो जाएगा तो यही सिद्ध करना था AD बटा BD, यहाँ से देखिए AD बटा DB या BD, वही बात है। और उसके बाद यहाँ से क्या है AE बटा EC, यही सिद्ध करना है। लेकिन ये दोनों बराबर तब होगा जब इधर वाला बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होगा तभी तो हम कह सकते हैं ना कि चूंकि LHS बराबर है इसलिए RHS भी बराबर होगा। लेकिन इसमें क्या है कि ऊपर से ADE ऊपर वाला तो ठीक है, नीचे वाला BDE है और इसमें क्या है तो DEC है, दोनों इक्वल नहीं हुआ। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए एक थ्योरम होता है 9th क्लास का, वही हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। तो जरा सुनिए यहाँ से, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका क्या हो गया है, तो यहाँ से BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से DEC, दोनों एक ही आधार देखो क्या है BDE और दूसरा क्या है तो DEC, ये दोनों एक ही आधार किस पर स्थित है, तो हम कह सकते हैं DE पर। दोनों एक ही आधार DE पर, दोनों एक ही आधार DE और एक ही समांतर रेखा BC तथा DE के बीच स्थित है, दोनों के बीच स्थित है। इसके बाद देखिए नीचे शायद कट रहा होगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा लेते हैं और उसके बाद इसको हल करते हैं। या फिर अगर थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा तो हम इस बगल में लिख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस बगल में दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, इधर भी नहीं। चलिए थोड़ा सा मिटा ही लेते हैं, क्योंकि इधर उधर करने से तो अच्छा है कि थोड़ा सा मिटा लो। जो दिया है ये वाला पार्ट्स को हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना। और सिद्ध करना जो था वो वाला पार्ट्स को भी मिटा रहे हैं। ये 2 पार्ट्स को मिटा दिए हैं और इसी बीच में जो है सो उसको डाल देते हैं हम। तो यहाँ से देखिएगा क्या बच रहा है, इसके बीच में ही हम इन सवालों को आंसर देने वाले हैं, इसलिए इतना घेर दिए हैं। देखिए यहाँ से क्या आ चुका है, दोनों बीच में स्थित है, इसीलिए क्या हो जाएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से BDE इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका क्या है नीचे का DEC। दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा। 9th क्लास का एक थ्योरम है कि अगर किसी 2 त्रिभुज का आधार एक ही हो और वो दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। उस आधार से हमने इन दोनों त्रिभुजों को क्षेत्रफल बराबर कर दिए हैं। अब देखिए अगर समीकरण 3 में BDE के जगह पे DEC को अगर हम रख दें तो यहाँ पे DEC, यहाँ पे भी DEC आ जाएगा और ऊपर से ऑलरेडी दोनों इक्वल है ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब LHS वाला भाग बराबर हो चुका है। LHS वाला भाग क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। इसलिए हम कह सकते हैं समीकरण 3 तथा 6 से क्या हो जाएगा तो एरिया ये तो इक्वल हो जाएगा। LHS वाला भाग क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो RHS वाला जो बच रहा है ना उसको हमें इक्वल कर देना है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे AD बटा DB इक्वल हो जाएगा AE बटा EC। तो आपने देख लिया ना कि कितना आसानी से जो है सो ये प्रूव्ड हो गया। थोड़ा सा बोर्ड में स्पेस कम होने के कारण आपको लग रहा होगा कि कुछ घिचर पिटर ज़्यादा हो गया है, बट कोई बात नहीं, हमने हर बातों को जो है सो बारीकी ढंग से एक एक लाइन को समझाने की कोशिश से किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। और ये अगर क्वेश्चन सीख लेते हैं तो देखिए VBI क्वेश्चन लिखा गया है और ये 5 अंक का आपको बोर्ड एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा। और यह इतना VBI क्वेश्चन बनता है कि लगभग हर एग्जाम मतलब बोर्ड एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा ये थ्योरम, और अभी तक आप लोगों ने इसको नोट नहीं किए हैं तो हम स्टार्ट हो गए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इससे पहले वाला भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए यहाँ तक हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।